गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए आपके लिए कक्षा 10 एनसीईआरटी जो भूगोल जो पार्ट है उसका पार्ट नंबर 4 कृषि पार्ट 6 है। ये भाग 6 है। इससे पहले 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आपके कमेंट्स आए बार बार कि हिंदी मीडियम्स में बनाइए, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। हमारे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार है किसमें? कृषि के बारे में कि क्या क्या सुधार किए गए हमारे प्रौद्योगिकी। देखिए, जो भारत जो देश है हमारा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से पहले अगर भारत का इतिहास देखें तो भारत के अंदर कृषि कार्य किया जाता था, लेकिन कुछ प्रौद्योगिक और संस्थागत परिवर्तन होने के बाद भी हमारे जो कृषि के जो सुधार थे उसमें कोई विकास अधिक नहीं हो पाया। यानी कृषि कार्य फिर भी बार बार अवरुद्ध होता रहा, कृषि की उन्नति नहीं होती रही। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ। हम ये नहीं कहते कि सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ। अगर प्राचीन काल भारत को देखें, मध्यकाल देखें और आधुनिक अगर आज का समय देखें तो बहुत डिफरेंस है, बहुत भिन्न भिन्न है कि सिंचाई के साधनों का विकास हुआ। जैसे नलकूप लगे, ट्यूबवेल लगी, सिंचाई के लिए साधन, नहर आई आपकी, कि बहुत से झीलों के द्वारा होने लगी, बहुत सी यानी कि ऐसे हमारे सिंचाई के साधन हुए। लेकिन अगर देखते हैं तो आज भी भारत देश में सिंचाई के विकास होने के बाद भी पूरे देश में कृषि कार्य अवरुद्ध है। सिंचाई का जो काम है वो नहीं हुआ। आज भी हमारा जो भारत देश है, हमारी जो भारत देश की जो कृषि है वे मानसून पर निर्भर है। मानसून है कि पानी की कमी है अभी, और इसलिए मानसून के साथ साथ में प्राकृतिक खाद के ऊपर भी जरूर है कि प्राकृतिक उर्वरकता चाहिए, क्योंकि जो ये रासायनिक जो खाद वगैरह जो डाले जाते हैं उससे भूमि की जो उर्वरकता जो क्षमता है वे नष्ट होती जा रही है। और कृषि कार्य करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कृषि एक ऐसा कार्य है कि जैसे लगभग हमारे भारत देश की जो 2/3 जो जनसंख्या है, लगभग 2/3 जनसंख्या, जिसको कहते हैं 60% जनसंख्या इस कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य करती है। कितनी बड़ी देखो देश की जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। और कृषि कार्य जब अवरुद्ध हो जाए तो देखो इससे कितने लोग सफर करेंगे, कितने लोग पीड़ित होंगे। जब किसान खेत में अनाज नहीं उत्पादन करेगा या फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल उत्पादन नहीं करेगा तो एक कृषि से अन्य डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हमारे ये जो इंडस्ट्रीज है और अन्य जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आर्थिक क्रियाएं, वे अवरुद्ध हो। क्योंकि 1947 के बाद में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद में, क्योंकि 1947 में हमारा भारत देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से, अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद में हमारे कुछ सुधार किए गए, कुछ जो बुराइयां थी उसको खत्म किया गया। जैसे चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी, इसको खत्म करना। अब देखो चकबंदी क्या है? चकबंदी माने जो खेतों के जो टुकड़े थे दूर दूर, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, इसके खेत एक इधर है, ये खेत है, एक बी का इधर है, एक ए का ये है, ए का खेत ये है और दूसरा खेत ये है, बी का खेत ये है और दूसरा बी का खेत ये है। अब इसको यहां से एक खेत से दूसरे खेत में आने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले काम यहां करेगा, फिर उसके बाद यहां जाएगा, ये एक व्यक्ति यहां करेगा, फिर यहां जाएगा। तो चकबंदी का मतलब है एक चक बनाना, एक समूह बनाना। यानी जब टुकड़े थे दूर दूर थे उनको सेटलमेंट करना था।
सहकारिता बनाओ, आपस में सहयोग करने के लिए। जमींदारी को खत्म करना। जमींदारी क्या होती थी कि जमींदारी को खत्म करने का मतलब है कि जैसे ये भूमि का टुकड़ा है, ये भूमि का टुकड़ा है, मैं नीचे बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये भूमि का टुकड़ा है, इसका मालिक है ए और ये बी किसान है। बी किसान है, ये जो बी किसान है इसके पास में जमीन नहीं है। जो ए है ये जमींदार है, इसके नाम जमीन है, लेकिन ये इस भूमि के ऊपर खेती नहीं करना चाहता, ये घर में बैठना चाहता, आराम करना चाहता। तो ये किसान को दे देगा, किसान को, कि आप मेरे खेत में मेहनत करो, आप मेरे खेत की जुताई बुआई करो, फसल करो, और फिर आपको जो इसमें से फसल में जो पैदा होगी, जैसे मान लो गेहूं बोए या सरसों बोए, चावल बोए, तो उसका कुछ भाग इस किसान को दे देता था, कि लगभग अधिकांश जो भाग था, अधिकांश भाग जमींदार के पास रहता था। और ये जो कंडीशन थी, इसलिए जो भारतीय किसान ना, उसकी आर्थिक स्थिति गरीबी के ऊपर गरीब होते ऊपर नहीं उठ रही थी। क्यों? क्योंकि जो जमीन का जो मालिक था जमींदार, उसको इस जमीन का अधिकांश लाभ जमींदार को मिलता था, किसान को नहीं मिलता था। इसलिए इस जमींदारी प्रथा को भी खत्म करने की प्लान किया गया, योजना बनाई। क्यों? किसान तो जमीन में मेहनत करे, उसकी जुताई करे, इसकी बुआई करे, कटाई करे इसकी, उसको मार्केट तक बेचे, और उसको लाभ उसको केवल उसके भरण पोषण के लिए नाम मात्र मिले, बड़ा मुश्किल से उसका गुजारा चले, और अधिकांश लाभ जमींदार दे जाए। तो इस जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया जाने की कोशिश। तो ये था आपकी जमींदारी। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। जब धीरे धीरे जब हमारा देश आजाद हुआ, जैसे 1947 में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, और लगभग 1951-52 में हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। क्या है ये योजना? जब इकोनॉमिक्स का भाग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा पंचवर्षीय योजना। तो ये योजना 5 साल के लिए बनाई जाती थी, कि 5 साल में हमको एक लक्ष्य होता था कि हमको क्या क्या 5 साल विकास करना है। खेती के कार्य में कितना है, शिक्षा में कितना करना है, उद्योगों में कितना करना है, अन्य बाढ़ में। तो एक प्लान था, एक प्लान था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई। उस प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1952 में। 1951-52 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, तो उसमें प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों की दशा को सुधारना है। तो किसानों की दशा कैसे सुधरेगी? तो भूमि में सुधार होंगे, क्योंकि जो भूमि में जो नियम कानून बने थे उसमें सुधार किया जाए, और अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जाए। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो भाई खाने के लिए पहले भोजन की जरूरत है ना, भोजन अति आवश्यक है। तो उसने कहा सरकार ने, भारत सरकार ने, कि अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करो और भूमि के अंदर सुधार करो। इसके साथ में पुश्तैनी अधिकार से भूमि के टुकड़े की एक बड़ी समस्या थी। पुश्तैनी भूमि का मतलब है कि जो हमारे पीढ़ी दर जो पीढ़ी भूमि आ रही है उसे कहते हैं पुश्तैनी। जैसे दादा के बाद उसके पुत्र, फिर उसके बेटे, फिर उसके, तो पुश्तैनी अधिकार। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये जमीन के भूमि का एक टुकड़ा है, मान लीजिए ये 10 बीघा का है। 10 बीघा क्या है? एक इकाई है। राजस्थान में एक इकाई है। जैसे हरियाणा के अंदर इसको नापने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग है। जैसे कहीं इसको करनाल बोलते हैं, इसको हरियाणा से कहीं कीला बोलते हैं, कीला, एक किला। तो बीघा, जैसे एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। तो देखिए, तो जैसे मानिए भूमि का टुकड़ा है और 10 बीघा जमीन है, और एक व्यक्ति है और इसके 2 बेटे हैं, एक सी और डी। अब ये एक व्यक्ति है ए, इसके 2 पुत्र है सी और डी।
पहले परिवार संयुक्त परिवार रहते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार टूटते गए और आज की स्थिति देखिए परिवार टूट रहे हैं। तो मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है ए, तो जब इसके में संयुक्त परिवार था पूरा भूमि का एक टुकड़ा था, उसके दो पुत्र हुए सी और डी, तो जमीन डिवाइड होगी इसके दो टुकड़े, 5 बीघा का खेत भी हो गया और 5 बीघा का ये दो डिवाइड हो गया। अब मान लीजिए जो सी है, इस सी के भी दो पुत्र हुए, इसके भी ई और एफ, और डी के भी दो पुत्र या 3 पुत्र हुए मान लीजिए, तो भूमि फिर अब ये जो 5 बीघा है इसके दो टुकड़े हो गए, फिर इसके मान इसके 3 पुत्र है तो इसके 3 टुकड़े हो गए, अब इसके फिर टुकड़े। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि पुश्तैनी जो जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई जमीन का विभाजन होता गया। अब जो पहले एक टुकड़ा था ये पूरा, अब इसमें टुकड़े होते गए। अब टुकड़े होने से क्या हुआ, जुताई बुआई अच्छी तरह से नहीं होने लगी, जो आधुनिक जो मशीनरी जैसे ट्रैक्टर वैक्टर ये सब चीज नहीं होने लगी, पैदावार कम होने लगी। कुछ मान लीजिए इसमें आवास के लिए भी कर लिया, जैसे माने किसी के घर दूर है और जमीन गांव में रहता है और जमीन कहीं दूर है, तो उसने सोचा कि खेत में काम करने के लिए क्यों ना अपना घर खेत में ही बना ली जाए, आने जाने का समय बच जाएगा। तो वहां पर कुछ जमीन तो मकान बनाने में, कुछ पशु को रखने के लिए, और अब खेती के लिए जमीन बची नहीं। तो इस प्रकार से पुश्तैनी अधिकार के कारण भी ये भूमि का टुकड़े होने लगे, जिससे कृषि कार्य अवरुद्ध होने लगा। ये बड़ी एक समस्या रहने लगी। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ भूमि सुधार कानून बनाए, बहुत से कानून बनाए, लेकिन वे भूमि सुधार कानून अधिक समय तक, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वे लागू नहीं हो पाए। 1960 और 70 के दशक में अगर देखें, लगभग 1960 और 70 जब पंचवर्षीय योजना बनाई तो उसके 9-10 साल बाद में तो कुछ सुधार किए गए, जैसे पैकेज टेक्नोलॉजी पर सुधार किए गए कि भूमि का सुधार करना है कि कृषि को हमको अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाए, तो क्या सुधार किया जाए। समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ सुधार किए गए, तो क्रांति आई, एक क्रांति आई जिसका नाम कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं उसको, हरित क्रांति आई। क्या थी हरित क्रांति, पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हो कि हरित क्रांति ऐसे थी कि कम समय में अधिक उत्पादन किया जाए, कम समय में अधिक उत्पादन किया जाए। इसका सबसे अधिक हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा वे पंजाब और हरियाणा में इसका सबसे अधिक फायदा हुआ, और जो चावल और जो गेहूं है उसके ऊपर अधिक बढ़ा, तो खाद्यान्न चाहिए था। तो हाइब्रिड्स बीज लाए गए कि हाइब्रिड्स बीज हो, HY सीड्स, उससे अधिक उत्पादन हो, कम समय पर अधिक पैदावार हो, जिसको कहते हैं बम्पर पैदावार, अधिक पैदावार। साथ में श्वेत क्रांति आई, जिसको फ्लड ऑपरेशन कहते हैं, इंग्लिश में फ्लड ऑपरेशन। श्वेत माने सफेद, दूध का उत्पादन। आज हमारा भारत देश की स्थिति बहुत अच्छी है, दूध के उत्पादन विश्व में देखें तो बहुत अच्छी दूध के उत्पादन है, तो श्वेत क्रांति लगी। ऐसे यदि 1960 की बात है, कब की बात है, 1960 और 70 दशक माने 10 साल को दशक कहते हैं। 1960 और 70 के बीच में रहते हैं तो दशक कहते हैं। तो उसमें श्वेत क्रांति आई और हरित क्रांति आई, और उस कृषि के सुधार के लिए रणनीतियां बनाए, कुछ प्लान बनाए कि हमको कैसे कैसे भूमि में सुधार करने ताकि किसानों को लाभ हो। लेकिन ये रणनीतियां जो बनी ये अधिक सभी पूरे भारत देश में लागू तो की गई, लेकिन इसका कुछ ही राज्यों तक ये सीमित रही। सभी राज्यों में पूर्ण रूप से इसका लाभ नहीं हो पाया। फिर 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम बनाए गए। फिर 10 साल बाद में 1980 और 90 का जब दशक आया तो भारत सरकार ने क्या कि भाई भूमि सुधार के विकास कार्यक्रम शुरू किए जाए ताकि किसानों को अधिक लाभ हो, क्योंकि जब किसानों को लाभ नहीं होगा तो कौन खेती करेगा, खेती करेगा ही नहीं। तो सरकार ने सोचा कि भाई ये जो कृषि का जो कार्य है
अगर इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी व्यक्ति खेती कार्य नहीं करेगा, और खेती कार्य नहीं करेगा तो अन्य जो अर्थव्यवस्था बड़ी चरमरा जाएगी, नुकसान होगा। तो कुछ सुधार किए। कौन कौन सुधार किए? जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी और फसल बीमा और कम दर पर ऋण। तो क्या हुआ? जैसे सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं चक्रवात आ गया, या कहीं बीमारी आ गई, ऐसी फसल में बीमारी से फसल नष्ट हो गई। जैसे टिड्डी आ जाती है, जानवर का नाम है टिड्डिया। जैसे टिड्डी आ गया, पत्ती खत्म हो जाती है, या कोई बीमारी लग गया फसल में, या आग से फसल नष्ट होगी, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने नियम बनाए सूखा, बाढ़, चक्रवात के लिए बीमा कराना फसल का। सूखा पड़ जाए तो गवर्नमेंट किसानों को मुआवजा देगी। बाढ़ वाले क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए मना किया कि बाढ़ वाले क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं करना चाहिए। नदी नाले प्राकृतिक है, इनके ऊपर सबका समान अधिकार है। चक्रवात आता था, चक्रवात से बचाने के लिए आग, बीमारी और फसल बीमा कि अगर किसी किसान की मान लीजिए फसल गिरी है तो उसका बीमा कराओ। वहाँ हो सकता है कोई प्राकृतिक घटना हो जाए, तेज बरसात आए, मूसलाधार वर्षा हो जाए, ओले गिर जाए, या कोई तूफान आ जाए, कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक घटना, तो उसको बचाने के लिए फसल बीमा शुरू किया गया ताकि किसान को उसका मुआवजा मिल सके। फसल बीमा शुरू किया गया। कम दर पर ऋण, किसान को कम से कम दर रेट के ऊपर उसको पैसे दिलाए जाए। क्यों? कि उससे भाई किसान अपने कृषि के जो उपकरण खरीदेगा, अच्छे अच्छे बीज खरीद सकता है, अच्छी मशीनरी खरीद सकता है। तो ये उसके लिए सुविधा की गई, कम दर पर ऋण। और ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ग्रामीण, क्योंकि कृषि का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि वहाँ स्पेस अधिक होता है, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना की। सहकारी समितियां बनाई, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ग्रामीण बैंक बनाए, भूमि बैंक बनाए गए, और आपकी सहकारी समितियां बनाई, और आदि बैंक की स्थापना की गई। किसके लिए की गई? कि ये किसानों को लाभ हो, लाभ के लिए की गई, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और किसान जो है वे अपने खेती कार्य में करें और खेती कार्य करते रहें। साथ ही किसानों के लाभ हेतु भारत सरकार ने कुछ और योजनाएं चलाई। समय के अनुसार धीरे धीरे और योजनाएं चलाई, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनाए। किसान क्रेडिट बना, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अपना पैसे ले सकता है, बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं। किसके लिए? वे खेती कार्य के लिए, चाहे वे उसको लिए बीज खरीदे अच्छे, चाहे अपने कृषि के उपकरण खरीदे, या अपने पशुपालन करे, या अपने घर के निर्माण कार्य करे, कोई भी अपनी आर्थिक क्रिया को सुधारने के लिए उसने किसान क्रेडिट कार्ड। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, उसका जो पर्सनल जो किसान है उसका दुर्घटना बीमा। कैसे? जैसे मान लीजिए किसान, अब देखो भारत का जो किसान है बहुत मेहनती है। अब मान लीजिए पूरे वर्ष में मेहनत करता है, क्योंकि जैसे बिजली है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बिजली कि जैसे मान लीजिए बिजली दिन में नहीं आती और रात में बिजली आ रही है, और रात में बिजली आ रही है तो किसान उसकी सिंचाई करेगा, पानी दे रहा है, और जब पानी दे रहा है तो पानी देते समय अचानक मान लीजिए जमीन में से सर्प निकल गया, और सर्प निकल के और किसान को डस लिया, किसान को खा गया, और किसान को खा गया तो किसान की मृत्यु हो जाती है मान लीजिए। तो देखो उसका परिवार, न केवल उसका परिवार, पूरा हमारा भारत देश एक किसान के चले जाने से कितना नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वे खेत में अन्न उत्पादन कर रहा है और उसके मेहनत के, उसके खून पसीने की जो मेहनत कर रहा है उसके न केवल उसका परिवार खा रहा है, जबकि उसके कार्य से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारा पूरे देश के जो लोग हैं वहां तो उसका अन्न जा रहा है। तो ऐसे एक दुर्घटना से बचने के लिए भारत सरकार ने उसके व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शुरू किया कि अगर कोई किसान खेत में काम कर रहा है और अचानक उसको प्राकृतिक कोई घटना होगी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सर्प का, ये ऐसे और से एग्जाम्पल है। जैसे पानी देते समय केवल पानी में करंट आ जाता है
या तार टूट जाता है, बिजली का तार लग जाता है, करंट से मृत्यु हो जाती है, या अचानक कोई बिजली गर्जना हो जाती है, चाहे कोई मूसलाधार वर्षा हो जाती है, या एक्सेट्रा कोई भी जो का है, तो उससे अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए उसको दुर्घटना बीमा के लिए सरकार ने क्या बहुत अच्छी योजना बनाई, ताकि हमारा जो किसान है वे सुरक्षित रहे। अगर किसानों को इस प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। और क्या किया गया, व्यक्तिगत जीवन से बीमा के साथ में आकाशवाणी बुलेटिन, नए नए चैनल बनाए गए किसानों के लिए। भाई अब कौन सा समय, अब फसल खरीफ की बोई जाएगी या रबी की बोई जाएगी या जायद की बोई जाएगी, उसके लिए आकाशवाणी से बताया गया कि कौन सी फसल कौन से मौसम में बोनी चाहिए, क्या उसके तरीके हैं, उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कब बोना चाहिए, कब काटना चाहिए, और आधुनिक समय की नई नई जो तकनीकी हैं उसको कैसे बोया जाए। तो ये सब आकाशवाणी के माध्यम से और बुलेटिन जो चैनल है उसके माध्यम से किया गया, जो दूरदर्शन है। क्योंकि आज का युग तो बहुत ही वैज्ञानिक युग है, मोबाइल चल गए, ईमेल है। पहले देखो ये साधन नहीं थे हमारे, तो एक रूरल ग्रामीण क्षेत्र में तो रेडियो जो होता था, रेडियो, अगर किसी के पास रेडियो तो बहुत बड़ी बात होती थी, किसके पास में रेडियो है। गांव की जो चौपाल होती थी, चौपाल, उस चौपाल में गांव के लोग सब बैठ जाते थे और एक रेडियो होता था, तो गांव के लोग जो बैठ के जिस चारों तरफ बैठे रेडियो बीच में रख लेते थे और उसको सुनते थे। जैसा आता था किसान भाइयों, किसानों का कार्यक्रम है, कहते आज हम आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र से बोल रहे हैं, आज हम किसान भाइयों के लिए चावल की फसलों के बारे में बताएंगे कि चावल को कैसे बोया जाता है, चावल की कौन कौन सी फसल है, चावल को कैसे उगाया जाता है, उसमें कौन कौन सी खाद डालेंगे, उसमें कौन कौन से इसमें दवाइयाँ डालेंगे, और उसमें उसको कैसे रक्षा करना चाहिए, उसके पाले से कैसे बचाना चाहिए, कटाई करना, इस प्रकार की चलती थी। तो सब लोग इकट्ठे होकर देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज एक रेडियो को मैं कह बड़ा, अगर हम ढूंढें और सर्च करें तो रेडियो नहीं मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा रेडियो, क्योंकि अब टेक्निकल टाइम जमाना आ गया, मोबाइल से, नेट, इंटरनेट है, उसके माध्यम से। और आज हमारा जो भारत का किसान है, आज पहले के बजाय इतना अनपढ़ नहीं है, अब बहुत साक्षर है हमारा भारत किसान, बहुत उसको ज्ञान है। ये सब क्या है, भारत सरकार के समय समय के अनुसार किसानों को जागरूक कर रहा है कि इसके लिए तो कह रहा है कि मौसम की जानकारी भी देता है, समय समय आज बरसात आने वाली है, आज तूफान आने वाला है, आज चक्रवात आने वाला है, तो पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। ऐसे हमारे मौसम केंद्र बने हुए हैं। तो ये भी किसी लिए बनाए, किसानों के लिए मौसम केंद्र बनाए। कृषि कार्यक्रम चलाए गए, कृषि भी कार्यक्रम चलाए, बहुत से नए नए कृषि कार्यक्रम चलाए। उसके बाद है बिचौलिया और दलाल। जब भारत में के किसानों की जो फसल जाती थी, और कुछ क्षेत्रों में तो आज भी देखने को मिलता है कि जब भारतीय किसान अपनी फसल को मंडी तक बेचने के लिए जाता है, तो कुछ जो छोटे किसान भी सोचते हैं कि क्यों ना गांव में इस फसल को बेच दें, मंडी पर ले जाएंगे, इसको किराया भाड़ा लगेगा, खर्चा लगेगा, या समय नहीं है। तो उसको बीच में जो बिचौलिया लोग हैं, जिसको मीडिएटर बोलते हैं, और जो दलाल है, ये उस किसान का यानी कि शोषण करते हैं। जैसे मान लीजिए, कैसे शोषण करते हैं कि जैसे मान लीजिए सरसों जो चल रही है, जैसे मान लीजिए सरसों है, सरसों का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, और दलाल कहेगा कि आपका भाव मेरे से 3,000 रुपये ले लीजिए। अब किसान कुछ भोले भाले किसान है, जिसको नहीं पता है कम माल नहीं जाता, तो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल ले लीजिए। अब 1,000 रुपये का डिफरेंस हो गया, ये किसके पास गया, ये बिचौलिए और दलाल के पास गया। अब ये बिचौलिए दलाल कुछ नहीं कर रहे, ये खाली बैठे हैं, केवल बोली से ही उनको
किसान को, क्योंकि भारतीय जो किसान है आज ये बड़ा भोला भाला है, तो उसको ये दलाल ना उसको अपने चंगुल के जाल में फंसा लेते हैं और बीच में ही मनमाना रेट करके उसको ले लेते हैं। या मान लीजिए किसान किसी से साहूकार से पैसे ले लिए कि भाई मेरे को खेती के लिए पैसे चाहिए, आज मेरे को बीज लाना है, मशीन लानी है, या मेरे को घर में किसी परिवार में शादी है तो पैसे, तो ये उसको सस्ती रेट के ऊपर दलाल खरीद लेते हैं, जिससे हमारे भारतीय किसान का शोषण होता है। तो इस प्रथा को भी बिचौलिया दलाल की कृषि को हमारी भारत सरकार ने खत्म करने किया, बहुत अच्छा काम किया कि ताकि हमारे भारतीय किसान का शोषण नहीं हो। तो क्या क्या इसके लिए न्यूनतम सहायता कोष की स्थापना की, न्यूनतम सहायता कोष की थी कि जो कुछ महत्वपूर्ण फसल है उनको भारत सरकार ने मूल्य निर्धारित कर दिए कि भाई भारतीय किसान का जो अनाज पैदा होगा वे भारत सरकार और जिस राज्य में जो किसान है संबंधित जो राज्य सरकार है वे एक फिक्स रेट कर देते कि आपका अनाज हम इस भाव से खरीदेंगे। जैसे मैंने गेहूं का रेट फिक्स कर दिया कि 1700 रुपये क्विंटल या 2000 रुपये क्विंटल, गवर्नमेंट निर्धारित कर दिया कि हम भारत के किसान का जो गेहूं पैदा किया है हम 2000 रुपये क्विंटल के भाव से खरीदेंगे, तो फिक्स हो गया, तो उसमें भारतीय किसान को लाभ होगा। तो ये जो स्थिति थी बिचौलिया दलाल की, ये स्थिति खत्म हो गई। तो इसलिए ये न्यूनतम सहायता कोष की स्थापना की और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभ के खरीद मूल्य के लिए सरकार घोषणा करती है, जैसे मैं बता रहा था। तो ये क्या था, ये प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार थे हमारे, कि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या समय समय के अनुसार हमारे भारतीय किसान के सामने कौन कौन सी समस्या आई, प्राचीन काल में देखिए, फिर मध्यकाल में देखिए और आज आधुनिक काल में कौन कौन सी समस्या आई और कैसे उनका भारत सरकार ने तकनीकी के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम सुधार किए। जैसे संस्था का जैसे कृषि विश्वविद्यालय खोले, जैसे बता रहा था ना मैं कि बीमा, आकाशवाणी, बुलेटिन, ऐसे कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केंद्र खोले ताकि अनुसंधान हो, रिसर्च हो। जैसे सरसों का है राजस्थान में भरतपुर में जो सेवर है वहां पर, तो ऐसे अनुसंधान खोले गए ताकि भारतीय किसान को अधिक से अधिक लाभ प्रदान हो। तो ये था प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। अब प्रौद्योगिकी संस्थागत सुधार के बाद में एक दूसरा बिंदु है हमारा भूदान से संबंधित है। कौन सा है? भूदान। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में भूदान ग्रामदान। अभी देखते हैं कि भूदान ग्रामदान है क्या। ये भूदान ग्रामदान ये शब्द कहाँ से आया? देखिए, अगर थोड़े हम इतिहास की ओर जाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो हमारे देश की स्वतंत्रता कराने में एक स्वतंत्रता नायक थे, एक सेनापति थे जिनका विशेष योगदान था। उनका एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि महात्मा गांधी जी जब अपना सत्याग्रह कर रहे थे तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह में उसने एक अवधारणा की थी जिसका नाम था ग्राम स्वराज। वे चाहते थे कि जो गांव के जो लोग हैं उनका भी एक शासन हो, उनका स्वराज हो, वे भी एक शासन करें, ऐसे उनके विचार थे। और गांधी जी ये भी कहते थे कि भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है तो मेरी आत्मा भी गांव में निवास करती है। ये ऐसे बहुत अच्छे विचार थे महात्मा गांधी जी के। तो इसके संदेश को पहुंचाने के लिए ऐसे ही उनके एक अनुयायी हुए जिनका नाम है विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी ऐसे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह को या उनके जो उद्देश्य थे उसको पूरा करने में रात और दिन उसने एक कर दिया। उसकी एक इच्छा थी कि जो महात्मा गांधी का जो उद्देश्य है ग्राम स्वराज अर्थात उसके पद चिन्हों पर चलकर इसको आगे की ओर बढ़ाना। तो विनोबा भावे जी ने पूरे भारत देश में
पैदल चल चलकर महात्मा गांधी जी के संदेश को पहुंचाया कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक समय की बात है कि विनोबा भावे जी जब पैदल यात्रा कर रहे थे और महात्मा गांधी जी के संदेश को पहुंचा रहे थे, तो एक बार एक मीटिंग हो रही थी आंध्र प्रदेश में। हमारा भारत देश का एक स्टेट है जो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव में जब विनोबा भावे जी अपने भाषण दे रहे थे, संदेश दे रहे थे ग्रामीण लोगों को, तो उस समय पोचमपल्ली के किसानों ने, जो भूमिहीन थे, मजदूर थे, उसने एक रिक्वेस्ट की महात्मा गांधी जी से, विनोबा भावे से, कि हमारे पास भूमि नहीं है। क्योंकि मैंने भी बताया था कि जमींदार अलग है जिसको जमीन का मालिक होता है, किसान ये होता है जो जमींदार की भूमि पर खेती करता था। तो पोचमपल्ली के गांव के जो भूमिहीन किसान थे, जो गरीब लोग थे, उसने विनोबा भावे से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम खेती करना चाहते हैं। तुरंत विनोबा भावे ने उन पोचमपल्ली गांव के लोगों को कहा कि मैं भारत सरकार से बात करूंगा, अगर तुम चाहो तो सहकारी भूमि, कौन सी भूमि? सहकारी भूमि, कि सहकारी भूमि के ऊपर तुम खेती कर सकते हो, और मैं इसके बारे में महात्मा गांधी से, उसने भारत सरकार से बात करूंगा। ये बात कही थी विनोबा भावे। जब ये बात चल रही थी मीटिंग में, तो अचानक एक दानदाता पोचमपल्ली में खड़े हुए, जिसका नाम है श्री रामचंद्र रेड्डी। ये खड़े हुए और खड़े होते ही उसने कहा कि उसने 80 लोगों को, 80 गरीब किसानों को, गरीब लोगों को, और कितनी 80 एकड़ जमीन दान कर दी। किसने? श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने तुरंत खड़े होकर 80 गरीब लोगों को 80 एकड़ जमीन दान कर दी। उसने कहा कि मैं दान देता हूं। कितना बड़े दानी थे श्री रामचंद्र रेड्डी जी। इसी को जब इसने जमीन दान कर दी, तभी इसे कहते हैं भूदान। क्या कहते हैं इसको? भूदान। भू माने पृथ्वी, अर्थात हमारे जमीन, और दान माने दान करना। ये भूदान कर दिया। बहुत बड़ा इसने उपकार किया रामचंद्र रेड्डी ने। फिर उसके बाद में विनोबा भावे जी रुके नहीं, और अपने संदेश को धीरे धीरे पैदल चलकर फिर बढ़ा रहे थे। जब बढ़ा रहे थे तो उस समय यहाँ के भारत सरकार ने एक कानून बना दिया था, जिसका नाम था भूमि सीमांकन कानून। अर्थात गवर्नमेंट एक सेकंड, 2 मिनट तो भूमि सीमांकन कानून, तो भारत सरकार ने भूमि सीमांकन कानून बनाया। क्या था भूमि सीमांकन? कि भूमि की सीमांकन करना था। इसलिए वहाँ के जमींदारों ने, भारत के जमींदारों ने ये सोचा कि हमारी जमीन भूमि सीमांकन कानून में चली जाएगी, तो इससे गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इससे बढ़िया है कि हम गरीब लोगों को कुछ दान कर दें। इसलिए कुछ ग्राम माने गांव, जो पैसे वाले थे, जमींदार लोग थे, उसके पास बहुत अधिक भूभाग था, गांव के मालिक होते थे, उसने गांव को दान कर दिया। इनको गरीब लोगों को गांव में को दान कर दिया, जिससे हम कहते हैं ग्राम दान। क्या कहते हैं? ग्राम दान। ये जो क्रांति थी, ये इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ था, इसमें आपसी समझौता हुआ था, सहमति हुआ था कि जो जमींदार लोग थे, जो पैसे वाले थे, वे गरीब लोगों को अपनी मन इच्छा से दान कर दिया। इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इसमें कोई खून नहीं बहा था। थैंक यू। ओके।